हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 चैप्टर को अच्छे से समझ रहे थे। तो उसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन और पहला लेक्चर देख लिया था कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण का जब हल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और जब हल नहीं होता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल में आपको चैप्टर वाइज सीरीज मिलेगा, पूरा मैथ का, क्लास 10th का, जितने भी हिंदी मीडियम के हैं। तो आप उन लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी समीकरण का हल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा था, हम लोगों के पास तीन तरह के लाइन थे। ठीक है, तीन तरह की रेखाएं थी। एक ये इस तरह का था, ये तीन कंडीशन दिया हुआ था हम लोग के पास। एक था प्रतिच्छेदित रेखाएं, एक था हम लोग के पास समानांतर रेखाएं, और एक था हम लोग के पास संपाती रेखाएं। तो ऐसा कोई भी रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, मतलब इसमें देखिए इसका कोई हल नहीं है, समानांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो कोई हल जिसका नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। इंग्लिश में यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, वैसे रैखिक समीकरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो इस तरह के युग्म को क्या बोलते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव क्या होता है, संगत होता है। क्यों संगत होता है, क्योंकि देखिए संगत किसको हम लोग बोल रहे थे, तो इसको समझिएगा। तो इसमें बोलता है जिसका हल होता है, तो इसमें हल है ना, इसमें बहुत सारे हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल हैं तो ये तो संगत होगा ही होगा। तो उसी बात को ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आश्रित युग्म होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या हमारे पास। अब हम लोग के पास दिया हुआ है, अब दो चर जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे उसी चीज को देखते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को, जो रेखा है उसके व्यवहार को और उसके हल के अस्तित्व को देखने का प्रयास करते हैं, और उसको एक सारांश में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है। तो देखिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या की, प्रतिच्छेदित की। यहाँ पे देखिए ये प्रतिच्छेदित की। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल होता है। सिर्फ क्या होगा, एक ही हल होगा, इसके अलावा और कोई हल हो ही नहीं सकता। इस पॉइंट के अलावा और कोई हल होगा क्या इसका, नहीं हो सकता है। इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ यही एक हल है। अविरोधी समीकरण युग्म, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म। अब जब रेखाएं समानांतर हो सकती है, तो यदि हम लोग रेखाएं समानांतर ले लेते हैं तो इस केस में कोई हल होता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म। जब रेखाएं समानांतर होती है। तीसरा जब केस, जब दोनों रेखाएं क्या हो, सेम हो, दोनों रेखाएं एक जैसी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होंगे। तो ऐसे हम लोग को क्या बोलेंगे, इसको आश्रित समीकरण युग्म, और हल है तो संगत भी बोलेंगे। तो आश्रित संगत समीकरण युग्म कहेंगे हम लोग इसे। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के पास, हम लोगों ने लेक्चर 2 जो था हम लोग का, ठीक है, ये जो चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, उसमें हमने 3 एग्जाम्पल पे ध्यान दिया था। कितने एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल पे ध्यान दिया था। ठीक है, आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो विचार करने बोल रहा है कि किस तरह से युग्म थे। तो हम लोगों ने पहला जो ग्राफ देखा था उसको जब हमने ग्राफ पेपर में बनाया था तो इस तरह का ग्राफ हो रहा था, एक जगह पे कट कर रहा था। तो रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, जो ग्राफ हम लोग बनाए थे, वो इस तरह का ग्राफ बना था हम लोगों के पास। ठीक है, इस तरह का कंडीशन बना था। तो हम लोग का क्या हुआ, रेखाएं संपाती होती है, और जब समानांतर रेखा आया था तो हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो हम लोगों को इस तरह का ग्राफ मिला था।
यहाँ से हम लोग एक कंडीशन को जनरेट करेंगे कि जिससे हम दो समीकरण युग्म को देख कर ही बता दें कि कब मेरा समीकरण संपाती होगा, कब मेरा रेखाएं संपाती होगा, कब मेरा रेखाएं समानांतर होगा और कब मेरा रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक कंडीशन को लेकर आएंगे। तो देखते हैं हम लोग उस कंडीशन को। देखिए, सबसे पहले आप कंपेयर यहाँ पे कीजिए कि सिंपल हम लोग पहले जो इक्वेशन होता था हम लोग के पास, वो हम लोग लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, इसी के थ्रू हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग का ये पहला इक्वेशन था, तो a1 किसको बोलते हैं हम लोग, जो x के साथ है। a2 किसको बोल रहे हैं, जो इसके x के साथ है। b1 किसको बोल रहे हैं हम लोग, जो y के साथ है। b2 किसको बोल रहे हैं, जो यहाँ पे y के साथ है। c1 किसको बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट है। और c2 किसको बोल रहे हैं, जो दूसरे जो रेखा का समीकरण दिया गया उसका कांस्टेंट है, मतलब उसका चर है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें, तो यहाँ पे यदि आप पहले को देखिएगा, तो पहला हम निकालते हैं a1/a2। देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ निकाला गया उसी को हम लोग देखते हैं। पहले a1/a2, फिर b1/b2 और c1/c2 का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ x के साथ कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ पे बेसिकली 1 है, और यहाँ पे x के साथ 3 है, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1/3 हुआ। b1/b2 का देखें तो y के साथ क्या है, -2, और यहाँ पे क्या है, +4, तो -2/4 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C1 में कुछ है ही नहीं, +0 लिखा हुआ है एक तरह से। यदि आप देखिएगा कुछ नहीं है तो मतलब क्या, 0 लिखा हुआ है, तो C1 0 हो गया। और C2 में यदि आप ध्यान दीजिए तो कितना हो गया, -20 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो। अब यदि आप इस रेशियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कि a1/a2 जो है हम लोग का, वो और b1/b2 है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे आप बोलिएगा सर ये तो c1/c2 के बराबर नहीं है। हाँ, वो भी बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग उसका कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप अगले दो इक्वेशन को देखिएगा, जो हम लोग का दो रेखीय युग्म दिया गया है, आप उसको देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस केस में हम लोग निकालते हैं तो 2 कितना होगा, 4 होगा। इस केस में निकालेंगे तो 3/6 होगा। इस केस में हम लोग निकालेंगे तो -9/-18 होगा। तो देखिए, 2/4, 3/6, -9/-18। अब यहाँ अनुपात देखिएगा तो यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से भी आएगा 1/2, और यहाँ से भी आएगा 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा। तो मतलब इस केस में हम लोग क्या समझते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हैं, बराबर हैं। और आप ध्यान दीजिए, जब बराबर हैं, ठीक है। और अब तीसरा भी देख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तीसरा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/4, और ये कितना हो जाएगा, -4/-12। तो देखिए, a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हैं। अब यहाँ से हमने क्या समझा, देखिए पहला जो इक्वेशन दिया गया है, अब देखिए इस इक्वेशन को, तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। और जब तीनों चीज़ बराबर हो जाते हैं, तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है, यहाँ पे देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों यदि बराबर हो जाते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती है, समपाती रेखाएं होती है। और तीसरा केस, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा केस क्यों नहीं लगाया, नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें लगाने का क्या जरूरत है हम लोग को। जब मेरा दो ही कंडीशन से काम हो जा रहा है तो हम बिना मतलब का फिर एक कंडीशन क्यों लगाते जाएं, इसलिए हम लोग इसमें ये कंडीशन को यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्या हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक बार रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी, एक बार समपाती रेखाएं होंगी, और एक बार समानांतर रेखाएं होंगी। हम लोगों ने ये भी देखा कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो उनका केवल एक हल होता है, जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं। जब रेखाएं समपाती होती है तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया।
और जब हम लोगों ने देखा कि रेखाएं समानांतर होती है तो उसमें कोई हल नहीं होता है। तो देखिए, अब इसी को हम लोग निष्कर्ष बनाते हुए एक सारांश में ध्यान में रख सकते हैं। सवाल को देखते हुए, इस टेबल को देखते हुए अच्छे से हम लोग ध्यान में कर सकते हैं कि यदि हमारे पास दो रेखीय समीकरण युग्म दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आप समीकरण युग्म देखकर ही बता दें कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी या समानुपाती होगी या फिर समानांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि तीनों बराबर हो जाते हैं a1/a2 बराबर b1, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है। और यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं और नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? समानांतर होती है। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को क्या होना चाहिए? पूरे अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। अब ये ध्यान में कैसे आएगा? यदि आप लोग ग्राफ से इसको समझेंगे आसानी से तो आपके दिमाग में आते जाएगा, ओ इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बताया कि आप उस ग्राफ को देखिए कि मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो किस तरह से आया। यदि आप लोग नहीं देखें तो आप इसका सेकंड जो लेक्चर है उसको आप देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर से इसमें भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जो कंडीशन है उसको फिर से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू। आप यहाँ पे समझिएगा। यदि हम लोग तो सबसे पहले देख लें, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ द्वारा जांच करने बोला, ऐसे तो हम लोग अभी जांच कर लेते हैं डायरेक्टली। अभी जो हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे a1/a2 कितना है? यदि हम लोग देखें तो a1/a2 कितना है? 1/2। b1/b2 यदि हम लोग देखें तो कितना है? ऊपर में 3, नीचे में -3। c1/c2 यदि हम लोग देखें तो देखिए, c1/c2 हम लोग क्या करते थे? एक तरफ लाने के बाद करते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये 6 है, इधर आएगा तो क्या होगा? -6, और सेम इसी तरह ये इधर आएगा तो क्या होगा? -12, और इधर मेरा क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे -6 लिख सकते हैं और यहाँ पे -12 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो a1/a2, और इसको यदि हम लोग देखें तो -1 आएगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है हम लोग के पास। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे कंडीशन हम लोग को चेक करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी और सिर्फ एक हल होंगे। अब इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए, ग्राफ के द्वारा समझते हैं हम लोग इसको। हम लोगों के पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला x प्लस 3y बराबर 6, और एक दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 12। पिछले केस में हमने क्या बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे? y निकाल लेंगे ताकि हम लोग को आसानी हो x का वैल्यू पुट करने में। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स, और y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। जो y मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा y और x के साथ रिलेशन आ गया। ऊपर भी y और x के साथ था, ये नीचे वाला डायरेक्टली रिलेशन आ गया। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो -3y बराबर कितना होगा हम लोगों के पास? 12 माइनस 2x। 2x इधर था तो उधर हम लेके गए तो वो माइनस हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम x करते हैं तो ऊपर कितना बचा? 12 माइनस 2x, और नीचे हम लोग का कितना बचा? -3। अब क्या करते हैं हम लोग? ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x। देखिए रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, 3x नहीं है हम लोग का, 3y है ना, -3y है, तो ये y मिलेगा हमें। तो 2x पहले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 माइनस 2x दिया हुआ, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 12 हो जाएगा, और नीचे में -3 दिया हुआ है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिला? y बराबर 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दो चीज़ हमें मिला। ठीक है, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग दोनों इस कंडीशन का यूज करते हुए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में निकाला था टेबल बनाते हुए x और y का
हमने पढ़ा था कि ग्राफ बनाने के लिए किसी भी एक रेखा का कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उस 2 बिंदु को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 बिंदु हम लोगों के पास है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एक्स और वाई का मान। तो यहाँ पे देखिए यदि हम एक्स को 0 रखते हैं, ठीक है, तो एक्स को 0 रखेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, 6 माइनस 0, वाई क्या होगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब एक्स को 0 रखने पे वाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए एक्स को 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स को 1 रखेंगे तो 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो 5/3 आएगा। तो इसको हम ग्राफ में आसानी से नहीं दिखा पाएंगे, तो 1 ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ग्राफ में हमको वो पॉइंट परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो एक्स को हम 1 नहीं, 2 भी नहीं रख रहे हैं क्योंकि आ जाएगा, तो हम एक्स को कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो एक्स को यदि हम 3 रखते हैं तो वाई कितना आएगा हम लोगों के पास, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है। 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स को 3 रखने पर वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सेम उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ हम लोग का 2x माइनस 12/3। तो देखिए यदि हम y को, मतलब यहाँ पे x को हम 0 रखते हैं, तो x को यदि हम 0 रखते हैं तो हम लोग के पास कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 0, देखिए 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा y बराबर। तो 3 का टेबल से इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि -12/3 है, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग के पास, -4। अब सेम उसी तरह 2 रख नहीं सकते हैं, 1 रख नहीं सकते हैं, 2 रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग के पास। तो फिर कितना रखें, एक्स को 3 रखते हैं हम लोग। एक्स को कितना रखें हम लोग, 3। तो एक्स को 3 रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे समझिएगा, ऊपर में हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, एक्स को 3 रख रहे हैं हम लोग। तो वाई बराबर कितना होगा, देखिए 2 इंटू 3 है क्योंकि 2x है मेरे पास, -12 डिवाइडेड बाई कितना है, 3। तो ऊपर में कितना हो गया, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 माइनस 12 कितना हो गया, -6/3। तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिला हम लोग को और यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिल चुका है। अब हम दोनों का ग्राफ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसका ग्राफ। एक पॉइंट है हम लोग के पास 0,3 और एक है 3,1, 0,2 और 3,1। तो देखिए 0,2 है हम लोग के पास और 3,1 है। तो 0,2 देखिए ये हम लोग का एक्स अक्ष है और ये हम लोग का वाई अक्ष है, जिसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, 0,2 बोला गया है। तो 0,2 कहाँ होगा, एक्स में 0 चलना है और वाई में 2 चलना है, तो 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0,2, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए 3,1। तो एक्स में 3 चलना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और वाई में कितना चलना है, 1। तो ये हो गया हम लोग का 3,1, ठीक है। 0,2 और 3,1 को मिला दिया हमने। अब इसको मिलाने के बाद एक रेखा जो बन रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो देखिए रेखा जो है इस दोनों को मिलाते हुए हम लोग बना दिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्ट नहीं दिख रहा है रेखा, लेकिन ये रेखाएं जो होगी जब हम लोग ग्राफ पेज में बनाएंगे एग्जैक्ट, तो वो रेखाएं क्या होगी, परफेक्ट होगी। वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। देखिए बन गया ना परफेक्ट रेखाएं। वो मैं थोड़ा सा टेढ़ा रेखा बना दे रहा था इसलिए। अब ये हो गया परफेक्ट रेखाएं। अब यहाँ पे देखिए, अब जब स्केल के सहारे बनाइएगा तो वो परफेक्ट बनेगी। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो है हम लोग के पास क्या, 0,-4 और 3,-2। तो 0,-4 हम लोग पहले लिख लेते हैं पॉइंट, 0,-4 और 3,-2। पहले इस रेखा का नाम लिख लेते हैं जो हम लोग ड्रॉ किए। तो इस रेखा का नाम क्या है, x + 3y = 6। तो इसका नाम हो गया x + 3y = 6। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 0,-4 बोल रहा है, तो x में 0 और y में -4 चलना है। तो y कहाँ होता है, ये होता है हम लोग का x डैश, मतलब x नेगेटिव, और y डैश नीचे होगा y नेगेटिव। तो 4 यूनिट नीचे चलना है, तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोग क्या मिला, 0,-4। अब हम लोग देखते हैं 3,-2, मतलब x में चलना है 3 यूनिट। तो 1 2 3 हुआ यहाँ पे और -2 नीचे, 1 और 1 -2। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो इस यूनिट का नाम क्या हुआ, 3,-2। अब हम लोग सेम इसी तरह इसको मिलाते हुए ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो देखिए ग्राफ बन गया हम लोग का।
ठीक है। इस ग्राफ का इसका नाम क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए दो रेखाएं बन गई। अब क्या बोलिएगा आप लोग, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप क्या बोलिएगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं यदि एक हल होता है तो हम लोग वैसे युग्म को क्या बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ठीक है, ग्राफ द्वारा हमने हल कर दिया इसे। अब इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं हम लोग, यही यदि हम लोग ग्राफ पेपर में बनाए रहते तो। ऐसे देखिए इधर से देखेंगे हम लोग तो कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे कट कर रहा है, 6,0 हम बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 6,0। इस पॉइंट का नाम पड़ जाएगा 6,0, तो इसका एक हल हो जाएगा 6,0। ठीक है। इसी तरह और कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए सेम उसी तरह का सवाल है, बोला ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल है, जिसे पता नहीं है, तो ग्राफ से बोला है बनाने। तो देखिए नीचे में सबसे पहले ऊपर वाला इक्वेशन तो सही है, नीचे वाला इक्वेशन में 5 5 दिख रहा है, तो इस 5 को हटा देते हैं। 5 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब में बाद में मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं हमें, तो हम लोग सब जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 24y प्लस 3 बराबर 0। क्योंकि देखिए 3 में 5 से होगा तो 15 हो जाएगा, 24 यहाँ पे होगा तो 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ भी होगा तो 5 और 5 कट जाएगा, और 0 इंटू 5 तो 0 ही होगा। तो हम लोग का ये इक्वेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग समीकरण 2 बोल रहे हैं। दोनों समीकरण सेम है, ठीक है। ऊपर वाला समीकरण नीचे वाले समीकरण को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसका यूज करते हैं, a1/a2 निकालते हैं हम लोग। तो a1/a2 उसका तो हम लोग ग्राफ से देखते ही हैं। तो a1/2 हो गया 5/15, तो इसको हम लोग 1/3 बोलेंगे। b1/b2 निकालते हैं हम लोग, तो -8/-24 है। देखिए y के साथ -8 है और यहाँ y के साथ -24 है। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 8 का टेबल से 3 बार में 24 आता है, 8 का पहाड़ा। अब c1/c2 देखते हैं। तो c1/c2 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो देखिए तीनों चीज़ बराबर आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तीनों चीज़ कब होते हैं बराबर, जब रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। रेखाएं इस तरह से होती है, समपाती। और समपाती रेखाएं के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब इसको हम लोग ग्राफ से बनाते हैं। ऐसा तो हम लोगों ने पता लगा लिया इस तरह से कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके निकाल लिए। अब हम लोग इस दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखिएगा किस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास वही जो कंडीशन दिया गया, इस ग्राफ को दो तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते हैं पहले 5x माइनस 8y प्लस 1 को लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से -8y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों उधर जाएगा तो दोनों माइनस, तो -5x और -1। तो हम लोगों ने क्या किया, y बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा 5x प्लस 1, और ये -8 डिवाइड में होगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, तो माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर हम लोगों के पास आ गया 5x प्लस 1/8। अब सेम इसी तरह इसका यूज करके हम लोग निकालते हैं इसके। तो इससे यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा हम लोग के पास, -24y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों उधर जाएगा तो -3 और -5x। देखिए इसको -5x आने से थोड़ा कैलकुलेशन को हम लोग आसान करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो देखिए 3 सब में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब ये 3 को मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जा सकते हैं हम लोग। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0/3, और 0/3 कितना होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिए ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, दोनों समीकरण तो सेम है। तो दोनों समीकरण सेम है, तो अब जब वैल्यू निकालिएगा तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा। अब बोलिएगा नहीं आप तो यहाँ से कॉमन ले लिए इसलिए सेम हो गया। देखिए कॉमन लेने पे कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, तो रेखाएं समपाती ही है ना। अब दोनों जगह से निकाल के देखिए वैल्यू सेम ही वैल्यू आएगी, दोनों को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि दोनों सेम है, एक्स और वाई।
देखिए हम यहाँ पे कितना रखते हैं x को, मान लीजिए हमने x को रखा यहाँ पे 0, तो x को 0 रखने पे कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। x को 0 रखने पे कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। तो 0 मत रखिए क्योंकि 1/8 आ जा रहा है। x को 1 रखेंगे तो 5 + 1 6/8। 2 रखने पे भी नहीं हो रहा है, 2 रखने पे भी हम लोग का नहीं हो रहा है। 3 रखिए, x को 3 रखते हैं हम लोग, तो देखिए x को 3 रखेंगे तो y कितना आएगा 5 × 3, 15 + 1 / 8। तो 15 + 1 होता है 16, 16/8 हो जाएगा, y हो जाएगा 2। y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह दूसरा नंबर चूज करते हैं, तो 4 हो रख नहीं सकते हैं, 5 भी नहीं रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं क्या, 6 भी नहीं रख सकते हैं हम लोग। 6 5 जो हो जाए 30 + 1। पीछे चलते हैं हम लोग यदि, तो -1, हाँ -1 रखा जा सकता है, नहीं -1 रखने पे हाफ आ जाएगा, -1 मत रखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं -1। वैसे हाफ से को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एकदम बीचों बीच, तो -1 रखने में उतना कोई दिक्कत है नहीं हम लोग को। तो x को -1 रख देते हैं हम लोग। तो x को कितना रख दिया हम लोग -1। तो x को -1 रखे तो क्या हुआ, देखिए x को -1 रखे हम लोग तो y बराबर कितना हो गया -5 हो जाएगा। देखिए -1 × 5 -5 + 1 / 8, तो कितना हो जाएगा -4 / 8। मतलब x को -1 रखने पे y कितना आ रहा है -½ आ रहा है। y कितना आ रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो -½ आ गया। सेम इसी तरह इसमें भी यदि हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों तो सेम ही है। अब बोलिएगा नहीं सेम नहीं है, आप तो सेम कर दिए, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे भी उसी तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप कीजिएगा तो 3 रखने पे 2 ही आएगा, और -1 रखने पे -½ ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि इसे मैंने दिखा दिया कि ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, जो दोनों समीकरण युग में लिखे हुए हैं वो रेखाएं समपाती ही हैं। तो हम लोग को आखिर में यही बिंदु मिलने वाला है जो इससे मिला हम लोग को। तो हम लोग को 2 बिंदु मिला। अब देखिए ग्राफ में बनाते हैं हम लोग, ये हम लोग का है x अक्ष, ये हम लोग का है y अक्ष, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास कौन कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग का ओरिजिन 0,0 हमें मिला है पॉइंट 3,2। तो 3x में 3 चलना है, तो 1 2 3 और 2, 1 और 2, तो 3,2 हो गया। और एक पॉइंट यदि हम लोग देखें तो हम लोग को मिला है -1 और -½ तो x में -1, तो -1 हो गया, और y में -½ तो देखिए ये -1 होगा, ये 0 है तो ये कितना होगा -1, तो इसका हाफ बोला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं, इस पॉइंट को हम मान लिए -1 -½ क्योंकि x में पूरा था -1 लेकिन y में कितना था, ठीक है। ये ग्राफ पेपर में छोटा रहेगा तो आप उसको आसानी से दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसको लगभग में हाफ मान लिया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, मिल गया। ये हम लोग के पास रेखाएं हो गई। पहला रेखा है जो दिया गया था 5x - 8y + y, 5x - 8y + 1 = 0। अगली जो रेखाएं दी गई है वो भी इसी तरह की रेखाएं हैं, तो उसको भी यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो इसी पे आएगी, तो इसी पे आएगी। तो हम लोग के पास 2 रेखाएं हो गए। उस रेखा को हमने सॉल्व किया था तो यही आई थी हम लोगों के पास। ऐसे थी कौन सी रेखा, देखा जाए तो 15x - 24y + 3 = 0, ये रेखाएं थी। तो देखिए दोनों रेखाएं समपाती हुई तो अपरिमित रूप से क्या बोलेंगे हम लोग, अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगी इसकी, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए चंपा ने एक सेल में कहीं बिक्री हो रहा था, वहाँ के बारे में बोला जा रहा है, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, वहाँ पैंट और स्कर्ट खरीदने वो गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब स्कर्ट कितनी खरीदी और पैंट कितनी खरीदी, वो पूछना चाह रही थी उसकी सहेली। उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या 4 गुनी से भी 4 कम है।
सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी। उसकी सहेली को पता नहीं चल पा रहा है कि उसने कितनी खरीदी, क्योंकि वो सीधा आंसर तो दे नहीं रही है, एक खरीदा या दो खरीदा। वो बोल रही है कि खुद से सोच लो। तो वो पहले क्या बोलती है, कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी सहेलियों को जानना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने मान लिया कि माना कि पैंट की संख्या x, पैंट की संख्या कितने मान लिए हम लोग, x मान लिए हम लोग। स्कर्ट की संख्या यदि हम लोग देखें तो स्कर्ट की संख्या कितनी है, उससे भी हमने क्या मान लिया, y मान लिया कि x पैंट खरीदी और स्कर्ट कितनी खरीदी, y खरीदी। अब देखिए उसके क्वेश्चन को पकड़िए। तो चंपा ने क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। स्कर्ट की संख्या तो कितना था, y। वो क्या बोलती है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। तो पैंट कितनी खरीदी गई, x। तो पैंटों की संख्या की दोगुनी, तो पैंट का संख्या का दोगुना कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, से दो कम, मतलब इससे दो कम यदि कर दिया जाए तो इतने क्या है उसके पास, स्कर्ट्स है। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक समीकरण आया जिसे हम बोल रहे हैं y बराबर 2x माइनस 2। यदि इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से लिखेंगे, y को एक तरफ लेके आ जाते हैं तो हम लोग के पास हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। सेम उसी तरह अब आगे बोलती है वो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गए पैंटों की संख्या की 4 गुनी से, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गए पैंटों की संख्या की 4 गुनी। तो पैंट का संख्या x है, इसका 4 गुना, उससे कितना कम है, 4 कम। तो यहाँ से हम लोगों के पास दूसरा समीकरण आता है जो दिया गया y बराबर 4x माइनस 4। यदि हम लोग इसको सजा के लिखते हैं, मतलब इस y को उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि उसको बताना है कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदी। तो देखिए हम लोग के पास दो समीकरण दिया गया, तो दो समीकरण को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। पहला समीकरण है हम लोग के पास 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है हम लोगों के पास वो है हम लोगों के पास, देखिए हम लोग के पास दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो है हम लोग के पास 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। दो समीकरण है, इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों ने और विधि पढ़ा नहीं है, ना विस्थापन विधि पढ़ा है, ना ही विलोपन विधि पढ़ा है, ना ही बीजगुणन विधि पढ़ा है। अभी तो हम लोग सिर्फ ग्राफ से सहारे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सवाल को भी हम लोग ग्राफ के सहारे देखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होते हैं, फिर विलोपन विधि क्या होते हैं, फिर बीजगुणन विधि क्या होते हैं। अभी हम लोग इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है समीकरण 1 और ये दिया गया हम लोग के पास समीकरण 2। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले y निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2x होगा, और यहाँ पे हम लोग के पास y बराबर 2 माइनस, देखिए माइनस वाई बराबर था तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 2x माइनस 2, ये माइनस माइनस कट गया। सेम उसी तरह यहाँ से हम लोगों के पास y बराबर क्या आ जाएगी 4x माइनस 4। गौर कीजिए स्टार्टिंग में यही था, हम लोगों ने चेंज करके उसको बनाया था ये। तो y बराबर 2x माइनस 2 और एक जगह है y बराबर 4x माइनस 4। अब इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो x है और y है, यहाँ पे भी हम लोग के पास x होगा और y होगा, और हमें ड्रॉ करने के लिए सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने x को 0 रख दिया, x को 0 रखा तो y हो गया माइनस 2। x को 0 रखने पे y कितना होगा, देखिए 0 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। x को हमने 1 रखा तो y कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0। सेम उसी तरह यहाँ पे हमने x को 0 रखा तो y कितना हो गया माइनस 4। x को 1 रखने पे y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम दोनों को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेज पे। तो ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हम लोग का y अक्ष हुआ।
ये हम लोग का एक्स डैश और ये हम लोग का वाई डैश मतलब नेगेटिव, ये हम लोग का ओरिजिन दिया गया। अब हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है 0, -2 और 1, 0 -2 मतलब एक्स में नहीं चलना है, वाई में माइनस में चलना है। तो 0, हो गया -2, 0, कितना हुआ -2 और क्या है उसके बाद 1, 0। तो 1 एक्स में 1 चलना है और 0, तो 1, 0 हो गया। अब इसको मिलाते हैं हम लोग, ये दोनों को मिलाते हुए चलते हैं। तो एक रेखा है हम लोग के पास, यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो इस दोनों को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ किया हमने, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या था? 2x - y - 2 = 0। तो 2x - y - 2 = 0। अब दूसरा रेखा की ओर यदि हम लोग देखें तो दूसरा रेखा के लिए क्या क्या हम लोग को ड्रॉ करना है? 0, -4 और 1, 0। तो 0, -4 तो x में 0 और y में -4 तो 3 और 4। तो ये क्या हो जाएगा? 0, -4 और 1, 0 तो वही है। इसको यदि हम लोग मिलाएंगे तो देखिए इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इधर से हम लोग ऐसे आगे की ओर बढ़ जाएंगे और इधर पीछे हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है 1, 0। तो दोनों यदि यहाँ पे 1, 0 पे मिल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? इसके एक हल हैं और 1, 0 इसके सॉल्यूशन है। तो 1, 0 को आप ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग? y लिखते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग देखा जाए तो x 1 है और y कितना है हम लोग के पास? 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया था? x किसकी संख्या मानी थी? पैंट की संख्या। और y किसकी संख्या मानी थी? स्कर्ट की संख्या। तो चंपा ने कितने स्कर्ट खरीदे? तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि चंपा ने एक स्कर्ट खरीदा। और यदि हम बात करें, नहीं उल्टा, चंपा ने एक पैंट खरीदा। चंपा ने कितने पैंट खरीदा? एक पैंट। और स्कर्ट कितने खरीदा उसने? तो 0 स्कर्ट खरीदा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि चंपा ने एक पैंट खरीदा और चंपा ने एक भी स्कर्ट मतलब 0 स्कर्ट खरीदा, क्योंकि वाई स्कर्ट की संख्या थी और पैंट की संख्या x थी। तो हम लोगों ने वो निकाल लिया इसको सॉल्व करते हुए। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेखीय समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उसका देखेंगे, फिर विलोपन विधि क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे बीजगुणन विधि क्या होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट भी है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में भी यदि कोई डाउट है तो आप उस नंबर को बोलिए, कमेंट करके बताइए। आपको उसका वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।